दोस्तों कहते हैं ना, शिक्षक कभी रिटायर नहीं के होता। उसकी दी हुई शिक्षा, संस्कार और सीख विद्यार्थियों के जीवन में हमेशा जीवित रहती है। ऐसे एक कहानी है डॉक्टर अमर कुमार चौधरी जी की, जिन्होंने अपने जीवन में करीब 41 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित कर दिए। इन 41 वर्षों ने न जाने कितने विद्यार्थियों की उनकी कक्षा से निकले, कोई शिक्षक बना, कोई अधिकारी, तो कोई किसी ने अपने जीवन में अलग मुकाम हासिल किया। समय बदलता गया, पीढ़ियाँ बदलती गई, पढ़ाई का तरीका भी बदला, लेकिन शिक्षक के रूप में उनका दायित्व और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण बना रहा। और फिर आया 31 जुलाई का दिन। वर्षों तक जिस दिनचर्या का हिस्सा क्लास, विद्यार्थी और शिक्षण संस्थान रहे, उस लंबे अध्याय को अलविदा कहने का वक्त आ गया। डॉक्टर अमर कुमार चौधरी जी लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आज जब वो एक गोंदली पोखर पहुँचे तो लोगों ने उनका तहे दिल से उसका सम्मान किया गया, स्वागत किया। सिर्फ सर का नहीं था, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए उनके 41 वर्षों का योगदान सम्मान था। अब सवाल यह है कि 41 साल के लंबे सफ़र में ऐसे कौन से यादें हैं जो उनकी आंखें नम कर देती हैं। इन कौन सा विद्यार्थी जो भी उनके दिलों में सबसे करीब हैं, और अगली सुबह जब कॉलेज जाने की जल्दी नहीं होगी तब उन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होगी। तो आइए इस सब मुद्दे के लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर अमर कुमार चौधरी सर से। और मैं उनका घर आज पहुंच चुका हूं। चलिए उनका घर भी आपको विजिट कराता हूं। तो ये रहा डॉक्टर अमर कुमार चौधरी सर का घर। ये देख पा रहे होंगे, ये 2 मंजिला आपका, तीसरा मंजिला आपको घर दिखाई दे रहा है। ये मेन गेट है, और गेट अंदर जाने के लिए आपको छोटी सी ये गेट आपको मिलेगा, इसमें एंट्री करना पड़ता है। ये देखिए, ये घर है सर का, आप देख पा रहे होंगे। ये बाउंड्री चारों साइड आपको देखने को मिल रहा है, देखिए। और यहाँ 2 गाड़ी लगा हुआ है, देखिए तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। बाइक भी है, ये गाड़ियाँ हैं, और ये इनका घर है। और घर घुसने से पहले आपको यहाँ से एंट्री करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये बेल यहाँ पे है, 2 बेल दिख रहे होंगे। ये बेल है, ये बेल देखिए आवाज़ किस प्रकार से करता है। देखिए एंट्री वैसे होता है। तो मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ लगा हुआ है, चेयर कुर्सी में बैठते हैं, और उसके बाद एंट्री लेते हैं। आप एंट्री कराते हैं। देखिए ये रहा सर का बैठने उठने का व्यवस्था है। इधर देखिए सर जितने भी अवार्ड जीते हैं, सारा चीज़ आपको यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और कुछ तस्वीर आपको ऐसा तस्वीर दिखाते हैं। देखिए द्रौपदी मुर्मू उस समय राज्यपाल हुआ करते थे झारखंड का, उनके हाथों देखिए कुछ सर बता रहे हैं। हम सर के घर पहुंच चुके हैं, और सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर आपका 41 वर्ष का जो शिक्षा के क्षेत्र में आप समर्पित कर दिए और रिटायर हुए, काफ़ी ये भावुक पल भी रहा आपका। आपने जिस प्रकार से 31 जुलाई कॉलेज से जब घर लौट रहे थे, तो गोंदली पोखर में आपका जोरदार स्वागत किया गया। उसमें ना कोई जात देखा गया, न कोई पार्टी देखा गया, सभी को बढ़ चढ़ के आपका ढोल नागरे से आपका स्वागत किया गया। तो सर मैं जानने के लिए आया हूँ कि आपका इस शिक्षा जगत में 41 वर्षों का अनुभव कैसा रहा। तो सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सबको नमस्ते। और सबसे पहले आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ कि आप मेरे घर आए हैं और मेरी जीवनी से रिलेटेड कुछ बातें आप जानना चाहते हैं। आज मैं शुरुआत करता हूँ मेरे बचपन से। बचपन से सुना। मेरा जन्म इसी गांव में हुआ, चिल्दाग गांव में। और चिल्दाग में एक हाई स्कूल खुला। मेरे पिताजी उस स्कूल के संस्थापक प्राचार्य थे और विधायक थे सिल्ली से। उन्होंने रिजाइन करके विधायक से सिल्ली के विधायक तक पिताजी? जी जी जी। उन्होंने काम किया 1.5 साल और रिजाइन कर दिया विधायक से, विधायक जैसे। और ये स्कूल खोला गांव के बच्चों के लिए, और उसी स्कूल में मेरी एडमिशन हुई। मेरे सारे भाई रांची में पढ़े, चूँकि पिताजी यहाँ स्कूल खोले थे, तो रोल मॉडल के रूप में मुझे इसी स्कूल में रखा गया। लेकिन बहुत को ये पता नहीं होगा सर कि सिल्ली के आपके पिताजी विधायक भी रह चुके हैं। थोड़ा बता दीजिए नाम क्या था, कब ये था थोड़ा सा। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जगेश्वर चौधरी है, और वो 1961-62 में हमको लगता है, जो मुझे याद है, कि सिल्ली के विधायक रहे, स्वतंत्र पार्टी से रहे, और कांग्रेस के बहुत ही सशक्त व्यक्ति को उन्होंने पराजय किया था। और यंग थे उस समय, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। और उस समय उन्होंने
उन्हें अच्छा रास नहीं आया राजनीति। उन्होंने लगा कि इस क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने स्कूल खोला, जो आप अभी देखेंगे गोंदी पोखर से इधर आएंगे तो उसको हमारे ही परिवार के लोग और लोग अगल बगल के मिल के ज़मीन दिए। लगभग 8-10 एकड़ ज़मीन है उसमें, और उसमें स्कूल खोला गया जो राज्य संपोषित उच्च विद्यालय चिल्दाग से के नाम से आज जाना जाता है। और मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है, चिल्दाग हाई स्कूल से हुई। सरकारी स्कूल था और हम लोग तो बिना जूता चप्पल पहने स्कूल जाते थे जब उस समय की बात थी। और शिक्षक बहुत ही डेडिकेटेड हुआ करते थे और उन लोगों का प्रभाव मेरे मन में पड़ा। और उसके बाद मुझे साइंस बहुत अच्छा नहीं लगता था। खैर जो भी हो, तो सेकंड क्लास मैट्रिक पास किया। उसके बाद चले गए सेंट जोसेफ कॉलेज, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, ICOM BCOM किया। उसके बाद चले गया मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मेरी दाखिला हो गई थी MCOM में। वहाँ से MCOM किया, फिर PG डिप्लोमा IRPM किया। उसके बाद 1985 में जब रांची घूमने आया था तो मुझे नौकरी लग गई यहाँ पे BN जलाल कॉलेज सीसई में। और तब तक मैं मेरी पहली नौकरी अगर सच कहें तो कमला नेहरू कॉलेज इंटर कॉलेज टाटीसिलवे में है, उसमें मैं पहला नौकरी किया। उसके बाद दूसरी नौकरी मेरे BN जलाल कॉलेज सीसई 85 में हुई। उसी बीच में रामटल चौधरी जी के संसर्ग में तो बचपन से ही था, तो वो एक कॉलेज खोलना चाहते थे। तो मैं बहुत बढ़ चढ़ के उस कॉलेज की स्थापना में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। और लोगों ने इतना मुझे ये किया कि नहीं, आप ही को प्राचार्य रहना है। तो मैं वहाँ का संस्थापक प्राचार्य हुआ 1988 में। और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं सीसई कॉलेज में पढ़ाता रहा और वहाँ भी सुबह जाता रहा। इसी बीच में मेरे साथ एक घटना घटी। उसमें गोंदी पोखर जो बाज़ार था, बहुत 2-3 दुकानें थी। एक पान दुकान थी मेरे दोस्त की, खिलुआ उसका नाम था, मेरे बचपन का दोस्त था। तो मैं उसी पान दुकान में बैठा करता था। तो एक बूढ़े से आदमी आए, उन्होंने मुझे नगपुरिया में कहा कि बाबू हमारे बेटियाँ नहीं पढ़ते। तो मुझे बहुत कचोटा। उस समय चिल्दाग हाई स्कूल में लड़की की पढ़ाई बंद कर दी गई थी सरकार की तरफ से। तब मैंने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी बोले कि देखो, सोशल वर्क करना बहुत कठिन है, सकोगे तो करो। और वहीं से शुरुआत हुई सर मेरा सोशल वर्क। और गांव-गांव घूम के सारे लोग, इस क्षेत्र के जितने प्रबुद्ध, जितने गांव के लोगों ने सहायता किया, गांव-गांव चंदा हुआ। और लगभग 44,000 रुपया उस ज़माने में 1989 की मैं बात कहूँ, उस समय जमा हुए। और समय के MLA हुआ करते थे दूती पान, उन्होंने 10,000 रुपया दिया। मेरे पिताजी ने 5,000 दिखा के दिया, 5,000 छुपा के दिया मेरे माँ के चलते। इस तरह बहुत लोगों ने चंदा दिया। उस समय नरेंद्र जी BDO हुआ करते थे मेरे साथ वो स्कूल में। सारा स्कूल जो बना आप देखे होंगे, गोंदी पोखर उच्च विद्यालय जो बहुत बड़ा स्कूल है आज रिंग रोड में, जहाँ 1200 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, एक पेड़ के नीचे 1991 में शुरू किया गया। और आज उसमें वहाँ से पूरे झारखंड में टॉपर हुआ एक लड़का, महतो लड़का, एक हरिजन लड़का, घासी लड़का 3rd पोजीशन लाया। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मैट्रिक का रिजल्ट नहीं होता है जबकि वहाँ बच्चे झारखंड के 10 टॉपर्स में नहीं रहते हैं। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अगर कहिएगा सोशल वर्क का काम शुरू हुआ तो गोंदी पोखर उच्च मध्य विद्यालय से शुरू हुआ। और तब मैं पदयात्रा किया 3 ब्लॉक में, अनगढ़ा और मांझी और कांके। मेरे साथ पूरा हुजूम चलता था। और वो पदयात्रा इसलिए था कि लड़की पढ़ाओ सब्जी उगाओ, उसका नारा ही था, सब्जी उगाओ लड़कियां नहीं पढ़ती थी। हर एक क्लास में 2, 4, 5 लड़कियां रहती थी, सब भ्रांत ये कह रहे थे। तो आज मुझे खुशी होती है, जिस स्कूल में भी मैं जाता हूँ, मैं स्कूल सब में घूमता रहता हूँ, तो 60-70% से ज़्यादा लड़कियां होती है, लड़के कम होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक ज़माना था जब सबरान परिवार के ही बच्चे लड़कियां पढ़ती थी, बाकी लड़कियां नहीं पढ़ती थी। ये मेरा सोशल वर्क शुरू हुआ। उसके बाद मैं बताऊं कि 2003 में फिर मैंने सिरका विकास विद्यालय की स्थापना की, जो आप गेतलसूर रोड में देखे होंगे, है ना। मैं भी उसका भी संस्थापक सचिव हूँ, इसका भी संस्थापक से, वहाँ का तो मैं संरक्षक हूँ सिरका विकास विद्यालय का, और ये इसका संस्थापक सचिव हूँ। तो इसके बाद मैं
1996 में मेरी नई नौकरी हो गई विनोबा भावे में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट विनोबा भावे। वहाँ मैं पढ़ाई लिखाई में लग गया, खूब पढ़ा, खूब पढ़ाया, खूब ट्यूशन चले, बहुत रिसर्च का काम किया। इसी बीच मेरी वाइफ की नौकरी 2008 में, मेरी वाइफ भी वहाँ शिक्षिका थी, 8 में लग गई रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसको बहुत बैक पेन होता था, बहुत दर्द होती थी, तो तब मुझे लगा कि मुझे रांची आना चाहिए। और उसी समय वैकेंसी निकली थी रजिस्ट्रार का, और आई वॉज द ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर। 39 लोग दिए थे एसोसिएट, और लेकिन किस्मत साथ था, इंटरव्यू लेने वाले खुश थे, उन्होंने मेरी नियुक्ति कर दी एज ए रजिस्ट्रार। और मैं रांची विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार 2012 में आया, और 12 से लेकर 20 तक मैं 2 टर्म रहा। यहाँ लोगों ने इतना प्यार किया कि मुझे और एक टर्म सिंडिकेट ने मुझे दिया, और 12 से लेकर 20 तक मैं रांची विश्वविद्यालय का कुल सचिव रहा। और उसी समय मुझे सरकार ने नई यूनिवर्सिटी बनी थी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए हमें एडिशनल चार्ज के रूप में, रजिस्ट्रार के रूप में रखा गया। और मैं रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय खोलने में मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान है। और 1920 नवंबर के बाद मुझे रांची विश्वविद्यालय में पीजी डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग हो गई। लेकिन फिर गवर्नर के आदेश से मुझे 2 साल के लिए जेयूटी का रजिस्ट्रार बनाया गया। लेकिन अंतिम 2 साल जब मेरे बचे थे मेरे जीवन के, मुझे लगा कि मुझे अपना यूनिवर्सिटी आना चाहिए, और मैं लौट आया रांची यूनिवर्सिटी। और 2 साल पीछे, 2 साल से 31 जुलाई के पहले मैं आके यहाँ पर हेड एंड डीन के रूप में कार्यरत रहा। और वाइस चांसलर ने, तत्कालीन वाइस चांसलर ने मुझे एडिशनल चार्ज के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का डायरेक्टर बनाया गया। मैं अपने कामों से पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि मैं इससे जो बन पड़ा, खासकर उन बच्चों के लिए जो नीचे तबके के हैं, गांव से आते हैं। क्या कि सभी लोग मुझे पहचानते थे, खलारी से लेके इचागढ़ तक, कोई ऐसा गांव नहीं जो मुझे नहीं पहचानता। और सारे बच्चों को सहायता करना मेरा कर्तव्य बनता था। और मैं जितना सका सभी बच्चों को, उन बच्चों को जिनका कोई नहीं होता, उनके लिए मैंने काम किया हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह में पोस्टेड हैं। और सारे लोग उस दिन आए थे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि कल मैं जब लौट रहा था डिपार्टमेंट से, तो मुझे नहीं मालूम था कि गोंदली पोखर चौक में इतने लोगों का हुजूम होगा, और मुझे इतने अच्छे तरीके से स्वागत होगा। मैं सारा श्रेय इस क्षेत्र के ग्रामीण भाइयों को देता हूँ, खासकर अनगढ़ा और माझी और काके का, जिसमें मैंने लड़कियों को पढ़ाने में बहुत मुझे आनंद आता था कि कैसी तरह हम लोग स्कूल खोले हर जगह। और मेंटर के रूप में चौधरी जी भी थे, तो मुझे एक ये भी मिलता था छत्रछाया, और उसी में मैं बहुत काम किया लोगों का, और लोगों का इतना प्यार मिला। मैं 2-3 बातें केवल कहना चाहता हूँ मेरे जीवन का, जो मेरे जीवन में बदलाव आया। एक तो एक बूढ़ा आदमी ने कहा मुझे कि हमारी बेटियां नहीं पढ़ते। और जब मैं पदयात्रा कर रहा था, तो एक दिन मैं बाजार, मेरा गोंदी पोखर बाजार से 1 किलोमीटर घर है, मैं पैदल अकेले आ रहा था। सामने में एक बूढ़ा आदमी वहीं से मेरे आगे आगे चल रहा था, सिमटोला सिमलिया का होगा। वो पूरा गाली दे रहा था, जो उसकी पोती थी उसको छोड़ दिया था। उस समय हमारे क्षेत्रों में लड़कियों को छोड़ने की, खासकर गरीब तबके के लोगों में प्रचलन था। थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा तो पुतों को छोड़ दिया। तो वो उसको गाली देते जा रहा था कि अमर चौधरी आ गया है, अब साला कैसे नहीं रखोगे। तो वो मुझे पहचानता नहीं था, और मुझे इतना मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत रोया कि मेरे प्रति लोगों को इतना सम्मान है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक दूसरी घटना घटी है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहता हूँ कि एक दिन मैं मेला में गया था सिरका में, तो एक दारू पिया हुआ आदमी आया, पूरा मेरे हेडमास्टर को, सिरका विकास विद्यालय के हेडमास्टर को पूरा गाली देने लगा, बदमाश है, ये है, मार देंगे, गोली मार देंगे। दारू पिया हुआ आदमी तो ऐसे ही बोलता है। तो मैं अपने हेडमास्टर को बुलाया, तो हेडमास्टर आए, हेडमास्टर साहब आए मेरे पास,
बलराम महतो नाम है। तो बलराम जी क्या आपने ऐसा काम किया बताइए आप। तो बोला सर ये बहुत बदमाश आदमी है, आके बोलता है अपना बेटा को एडमिशन कराने आया था, आके बोलता है कि मेरे बेटे का नाम अमर कुमार चौधरी रखो। तो मैंने उसको समझाया कि तेरे बेटे का नाम, तुम मुंडा हो कैसे चौधरी लिखेंगे, नहीं तुमको रखना पड़ेगा। तो मैंने उसका बेटा का नाम अमर कुमार मुंडा रखा है, तभी से हमको आके गाली देता है। तो मैंने उसको पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बोला देखिए अमर चौधरी जी, आप मर जाइएगा तो कोई तो जिंदा रहना चाहिए, तो मैं अपने बेटे का नाम इसलिए रखना चाहता हूँ कि कोई तो आगे खड़ा होगा। तो मुझे बहुत अंदर से बहुत मैं क्या बताऊँ, मैं उसकी उस वक्तव्य से मैं कितना अंदर से मैं कितना मैंने खुश भी हुआ और अपने आप पे रोना भी आया कि लोगों को हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ लड़कियों का पढ़ाना, लड़कों का पढ़ाना एक नया अध्याय की तरह शुरू हुआ है। उसमें मेरा थोड़ा भी अगर योगदान है तो मैं ऊपर वाले ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस तरह प्रेरित किया गया कहीं ना कहीं से ऊपर वाले से, जिससे मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में अब रिटायर तो हुआ नहीं हूँ, अपने जीवन से रिटायर नहीं हुआ हूँ, भले अपनी जॉब से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि आगे का जो जीवन होगा वो कम से कम ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं, कम से अनगढ़ा और मांझी और कांके जैसा क्षेत्र में स्कूल एजुकेशन को ठीक करने का कोशिश करेंगे और लोगों को ज़मीन नहीं बेचने के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई ज़मीन बिक जाएगा तो तुम समाप्त हो जाओगे, और हमारी जो संस्कृति सभ्यता है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इन्हीं बातों को लेकर मैं आगे का जीवन जीऊँगा। आपको मनोज जी को आपको बहुत बहुत बधाई, मेरे घर आए। सर और एक दो सवाल और हैं। पहले के पढ़ाई लिखाई और अभी के जो पढ़ाई लिखाई जो डिजिटल हुआ है, इसमें क्या कुछ अंतर आपको देखने को मिला? देखिए हर समय के अनुसार पढ़ाई की पद्धति बदलती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो कम बच्चे हुआ करते थे, है ना, और पढ़ाई बहुत भारी समझा जाता था। जब हम लोग मैट्रिक वट्रिक में पहुंच गए थे तो कहीं हम लोग घूम नहीं, कोई बाजार नहीं जा सकते, कहीं जाए कहाँ जा रहे हो जी, 10th आ गया ना, आयरन गेट है, पास करोगे कि नहीं, पास करोगे कि नहीं, यही लोग बोलते थे। और हम लोग कहीं घूम नहीं सकते थे 10th में, पूरे गांव में तालाब नहाने गए तो वहाँ लोग डांट दें, जाओ 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 10th में हो। तो ये एक सामूहिकता का जो बोध था वो अब नहीं है। अब तो कोई किसी को पूछता भी नहीं है। किसी का घर का बच्चा अगर अच्छा कर गया तो लोग सोचता है कहीं पैरवी उर्वी से तो नहीं किया। लोगों की सोच बदल गई है, इंडिविजुअलिज्म हो गया है। लेकिन आज के दिन में भी जो बच्चों को पढ़ना है, पहले से ज़्यादा कंपटीशन हो गया, बच्चे ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं, बच्चों में सोचने की शक्ति बढ़ी है। बच्चों को लगता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या। बहुत कंपटीशन पहले था कि भाई हल जोत लेंगे, खेती करेंगे, धान करें। अब क्या है आपके पास? आपके पास तो न खेत है, ना आपके पास कोई रोजगार है। आपको जो करना है अपने टैलेंट के बदौलत करना है। तो बच्चे तो समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं। और अब तो ऐसा है कि गुरु की महिमा थोड़ा सा तो घटी है, लेकिन आज के दिन में भी है कि चूँकि अब तो मोबाइल आ गया है, आपको इंटरनेट आ गया है, तो बच्चों को घर में ही बैठे बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। हम लोग भी आज के दिन में अभी स्कूल में कभी कभी क्लास लेने जाते हैं ज्योग्राफी वगैरह का, तो कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं मिलता है तो नेट से देख लेते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता है। तो बच्चों को भी अभी बहुत सुविधाएं हैं, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। सर पहले शिक्षकों लोग डरते थे, आजकल नहीं डरते हैं। पहले कारण क्या है? देखिए पहले टीचर को देखते थे तो लोग बताते थे कि भाग जाते थे हम लोग, टीचर को देखते रास्ता दूसरा मार्ग तब चल जाते। इसके गांव में तो 2-3 कारण है। पहले शिक्षक जो थे, जो यहाँ स्कूल में आए थे, वो वहीं रहते थे, यही आसपास रहते थे। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, त्रिपाठी जी, है ना, एक बड़ा सा डंडा लेके घूमते रहते थे। दोपहर को अगर हम लोग तालाब उलाब गए तो इतना मारते थे, क्योंकि यहीं रहते थे। अब तो शिक्षक रहते नहीं हैं, सब तो रांची में रहते हैं, सब नौकरी करते हैं, है ना, नौकरी करते हैं, मतलब समझ गए होंगे। तो अब शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में बहुत क्या कहेंगे, भावनात्मक संबंध नहीं है।
पहले जैसा था। और लेकिन ऐसा नहीं है, जो अच्छे शिक्षक हैं उनका आज भी उतना ही आदर है जितना पहले हुआ करता था। अभी तो और ज़्यादा आदर है उनको, जो अच्छे पढ़ाते हैं। जैसे शिक्षकों की गरिमा घटी नहीं है, बदली है। पहले उनको लोग डर से रिस्पेक्ट करते थे, अब जो अच्छे शिक्षक रहते हैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अंतर ही हुआ है। सर, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप रांची यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के पद में बैठे हुए थे, कोई विद्यार्थी गया सर मेरे पास फी नहीं है देने के लिए, तो आप काम करा दीजिए, ऐसा कुछ? ऐसा है ना, हाँ। कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। आप मेरे बारे में खासकर, हाँ। मैं ये बात बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर किसी को दिया जाता है ना, तो उसको बोलने से उसकी गरिमा घटती है। है ना। मैं कितनों को सहायता किया हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप उन लोगों से मुलाकात कीजिएगा तो बताएंगे। निश्चित तौर से कोई गरिमा आने से तो मन तो द्रवित होता ही है। अगर आप नहीं द्रवित होता है तो आप इंसान नहीं है ना। जिसमें थोड़ा भी इंसानियत है, तो कोई अगर संकट में है तो उसको उबारना चाहिए, मेरी ऐसे, और मेरा ऐसा सोच भी रहा है। और मैं इस बात को नहीं बताना चाहता, इसलिए कि ये बताने से मज़ा नहीं आता है। समाज के लिए आगे आप क्या करना चाहते हैं? समाज कैसे देख रहे हैं हम समाज को ले? आप अभी भी पद में रहते हुए भी, नौकरी करते हुए समाज के लिए बहुत सारा चीज़ आप काम किए हैं। आप आगे आप क्या करना चाहते हैं समाज के लिए? देखिए, जहाँ तक सामाजिक बैठक है, समाज तो मैं किसी एक जाति से नहीं समझता। कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 99% आदमी, 99.9% आदमी जो है वो नीचे तबके, गरीब और दलित है, जिनके पास ना सामाजिक व्यवस्था से कोई चीज़ मिला, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मातो हो, तेली हो, बनिया, जो कोई भी है, किसी एक जाति की बात नहीं करते हैं, कुम्हार है, कोयली है, सारे लोगों की माने आर्थिक स्थिति मोर और लेस एक ही है। तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक हमारे अपने समाज की बात है, तो निश्चित तौर से ये समाज शुरू से बहुत ही कुंठित रहा, बहुत ही सताया गया, इनको इनका अधिकार नहीं मिला। ये एबोरिजिनल हैबिटेंट ऑफ झारखंड है ना, टोटेमिस्टिक है, इनकी सारी सिस्टम जो है, और ट्राइबल्स हैं। शुरू से सरकार ने, शुरू से अंग्रेज सरकार से जब से जनगणना हुई है, तब से इनको प्रिमिटिव ट्राइब्स में रखा गया, एबोरिजिनल रखा गया, टोटेमिस्टिक रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनको 1952 में इनको हटा दिया गया। उसके बाद इनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली। जो सुविधाएं बीसी बैकवर्ड क्लास की BC 1 की थी, जो और लोगों को मिला, वो भी वही इनको मिला। तो खैर, इनकी तो अपनी, लेकिन एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे समाज के साथ, कि हमारा समाज जो है वो बहुत जुझारू है, क्योंकि वो ज़मीन से खटकर धान उपजाता है या सब्जी उपजाता है। तो जो ज़मीन से पानी पटाकर या ये कर खेती कर हल चलाकर, तो निश्चित तौर से वो बहुत ही स्वाभिमानी होगा। निश्चित तौर से वो किसी से लेना नहीं, देना नहीं, दिया ही है, लिया नहीं। तो हमारा समाज तो पढ़ाई के मामले में बहुत पिछड़ा था, लेकिन अभी जागरूकता होने के बाद, खासकर जब विनोद बिहारी महतो आए और उनके समकक्ष में रामटल चौधरी आए, इन दोनों ने, उन्होंने नॉर्थ झारखंड में काम किया, इन्होंने साउथ झारखंड में काम किया, और एक परिपाटी बने कि स्कूल खोलो। आज उसका परिणाम है कि मेरे जैसा एक छोटा व्यक्ति भी 3 स्कूल की स्थापना किया। तो मेरी माँ के नाम से यहाँ पे CBSE बोर्ड का एफिलिएशन हुआ, उस स्कूल को मैंने खोला है। तो अभी हमारे लोगों के बीच ये चौधरी जी का भी था, विनोद बाबू का भी आह्वान था, और देखा देखी बोलिए, या उनके अंदर में भी संचार हुआ कि सभी समाज के लोगों ने इस ओर ध्यान दिया, और सभी लोगों ने झारखंड में स्कूल खोले, सारे लोग। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं किसी जाति धर्म से नहीं लेता हूँ। आज अगर देखिएगा कि झारखंड के विकास में इनका बहुत अहम योगदान है।
सरकारी स्कूल की भी है, लेकिन स्कूल तो बहुत कम है ना। अब हम लोग जब पढ़ते थे तो पूरे अंगड़ा ब्लॉक, एक ब्लॉक में एक स्कूल हुआ करता था। बहुत दिनों के बाद हमको लगता है कि 90 आसपास, 95 आसपास जोना स्कूल खोला। उससे पहले तो चिल्लाना स्कूल ही था। उसी तरह पूरे और मांझी ब्लॉक में एक ही स्कूल था और मांझी उच्च विद्यालय था। सिल्ली, पूरे सिल्ली में एक ही था, सिल्ली हाई स्कूल। तो जस्ट समझ सकते हैं कि बच्चों को कितनी कठिनाइयाँ होती थी। और ये प्राइवेट स्कूल आके फिर दोनों मिल के, दोनों का योगदान होके, हमको लगता है कि झारखंड में खासकर अनगढ़ा और मांझी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स पाया जाता है ना। तो स्कूल अगर अच्छा नहीं रहता तो लोग इंजीनियर्स कैसे बनते। सर, हमको कुछ आपके दीवार में कुछ दिख रहा है, राष्ट्रपति जी आपको सम्मानित कर रहे हैं, ये क्या है? थोड़ा उसका हिस्ट्री बता सकते हैं क्या? देखिए, जब मैं कुलसचिव हुआ करता था, उस समय द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी और मैं अपने जाके अपने द्रौपदी मुर्मू से मिला था। अब बोले, सर मैडम, एक गरीब गुरबा महतो का बच्चा पूरे झारखंड में टॉप किया है और एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा पूरे झारखंड में थर्ड किया है मेरे स्कूल से, वो स्कूल में आपको आना पड़ेगा। काफ़ी मेडल दिख रहा है सर। आप ही के मेडल है कि बच्चे के मेडल है? सब मेरे बच्चे तो बाहर रहते हैं इंडिया से, सब मेरा ही मेडल है। तो थोड़ा दिखा देते हैं मेडल को, थोड़ा सा देखिए। ये सर, आप लोग लग रहा हो कि बच्चे लोग का मेडल है, नहीं, सर ने अपने काम की बदौलत देखिए इतने सारे मेडल लेके आए हैं। बाहर में भी है, सब जगह है, बहुत जगह है। ये तो खाली यहाँ थोड़ा सा है, बाहर में और ज़्यादा है। आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, देखिए इधर भी है। तो ये सर जो ये लोगों को मैडम बोली मैं आऊँगी, ऑफिसर्स बोले आप नहीं जा सकते प्राइवेट स्कूल में, और मैडम आई। मैं आज वो राष्ट्रपति हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि इस छोटे से स्कूल में आकर, मतलब कि गोंदी पोखर उच्च विद्यालय जिसको खोपी झरना हाई स्कूल बोला जाता है, उसमें आपने आया और बच्चों को ब्लेसिंग दिया। और हमको लगता है कम से कम 10,000 बच्चे पूरे अनगढ़ा और मांझी से आए थे उस ये में जलसा जो हुआ था। तो मैं तो अभी भी हूँ, आज के दिन में भी रोज़ सुबह एक बार मैं प्रणाम करता हूँ मैडम को कि आप थे जो आए, दुख दर्द को सहा, जाना किए। अगर मैं एक ही बात बोला था, मैडम आप एक आदिवासी लेडी हैं, अगर आप चले जाएंगे तो बच्चों को ये लगेगा कि मेरा आदमी अगर गवर्नर बन सकता है तो हम मास्टर तो बन ही सकता है। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को। सर, लास्ट में उन तमाम छात्रों को कुछ मैसेज दे दीजिए सर, जो आधा रास्ता आ जाके भटक जाते हैं। मैं छात्रों को यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अब शिक्षा के अलावा क्या हथियार है, बता दो। तुम न बड़े बाप के बेटे हो, न खेती में कोई फ़ायदा है, और तुम्हारी खेती भी कितने, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़, उसमें क्या कर लोगे? या तुम्हारे माँ पिताजी जो काम करते थे, तो तुम अगर वही काम करोगे, तुम वही सब्जी बेचोगे, तुम वही फुटपाथ में बैठोगे, तो तुम्हारे पास एक हथियार है शिक्षा का। तो शिक्षा का हथियार को अपने आप को अपनाओ और जीवन में 2 चीज़ याद रखना, ईमानदारी पूर्वक काम करो और समय प्रबंधन करो। जिस दिन तुम टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो पूरा दुनिया, अगर तुम कहा भी गया है कि किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हारे साथ हो जाएगी, पूरा प्रकृति तुमको सपोर्ट करने लगेगा। अब वो समय चला गया जब हम लोग कहते थे कि हम गरीब घर में बच्चा पैदा हुए हैं, गरीब जाति में पैदा हुए हैं, गरीब धर्म में पैदा हुए हैं, वो सब नहीं चलेगा। एक छोटी सी लड़की, एक 5 साल की बच्ची एक छोटा सा गाना गाती है तो विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पूरे दुनिया के लोग देखते हैं। तो जिस समय और देश में तुम पैदा हुए हो, असीम संभावनाएं हैं, ज़रूरत है कि तुम किस तरह उसको लेते हो। अगर तुम पॉजिटिव तरह से लोगे तो निश्चित तौर से आगे बढ़ोगे, और मेरा शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ है। लास्ट में सर एक सवाल और ही लेते हैं, आपके कोई ऐसे दोस्त होंगे जो पूरा जिगरी हैं? देखिए, मेरे बचपन के दोस्त तो बेचारे नहीं रहे। तो मेरी कहानी है कि मेरे स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, कुशल गंजू। वो उस समय शेड्यूल कास्ट था, और आप जानते हो कि जातीय, लेकिन मेरा दोस्त था तो दोस्त था, और स्कूल से मेरा आधा किलोमीटर दूर था। तो मेरी माँ जो है खेत जाती थी
तो 2 थाली रख के जाती थी और चावल उवल जो भी रहता था दोपहर में हम लोग दोनों वहीं से घर से स्कूल से दौड़ते थे टिफिन में और आके खा के जाते थे। और वो लड़का मेरा बचपन का दोस्त रहा, आज नहीं है। तो मैंने एक काम जरूर किया मेरे जीवन में कि उसकी पत्नी, छोटे 2 बच्चे थे, उन लोग की दूसरी शादी हो जाती थी। तो उसके फादर आए हुए थे जिस दिन वो मरने का कर्मा 10 कर्म था। वो बोले बाबू हम इसको ले जा रहे हैं, बेटी को यहाँ क्या करेगी, दूसरा शादी कर देंगे, बच्चा लोग को हम पाल लेंगे। तो मैंने लड़की को, उसकी वाइफ को बोला कि तुम यहीं रह जाओ और मेरे स्कूल में तुम चपरासी के रूप में आ जाओ। खोपी सरना में आज भी उसका कोई रिटायरमेंट नहीं है, आज भी खोपी सरना स्कूल में वो काम करती है। उसका एक बच्चा जूनियर इंजीनियर हुआ, 2 लड़के थे, एक एक्सपायर कर गया, एक बच्चा भी जूनियर इंजीनियर है और नौकरी करता है और अच्छा से उसकी, ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दोस्त था। लेकिन आज नहीं है, कुशलनाथ गंजू, मैं बहुत उसको याद करता हूँ। तो ऐसे ही सर का कहानी है, ऐसे हजारों विद्यार्थी, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, हजारों विद्यार्थी को अपना जगह पहुंचा दिए हैं। और सर देखिए यहीं कहीं अभी है। चलिए इतना समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको मनोज जी, आपको इसलिए धन्यवाद कि आप पूरे गांव-गांव घूम के जिन बातों को आप समाज तक ला रहे हैं, ये आपके जीवन में एक स्तंभ के रूप में आप, मुझे मालूम है कि आप इस प्रोफेशन में ज़्यादा दिन नहीं रहिएगा, क्योंकि आप एक MA इंग्लिश है, BEd हैं, कल सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन जितना दिन है ये आपका स्वर्णिम पीरियड है कि खासकर हम लोग गांव सब में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं जहां लोगों को वहां के बारे में आप बताते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।